मैं आज जो कुछ भी हूं ये आपकी बदौलत, ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मुझे अपना प्यार भेजते रहे, मुझे प्यार मिलता रहा, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई था। कुछ अल्फाजों में कहना चाहूंगा, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह! मान लीजिए किसी ने एक बिल्कुल नई चमचमाती सफेद रंग की फिएट कार खरीदी हो। हाँ। और उस दौर में फिएट कार होना तो वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल। तो कोई उसे एक स्टूडियो के बाहर पार्क करता है और जब 1 घंटे बाद लौट कर आता है तो देखता है कि पूरी की पूरी कार गुलाबी हो चुकी है। अरे बाप रे, पूरी गुलाबी? हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि ये किसी पेंट या स्प्रे से नहीं हुआ था, बल्कि मतलब हजारों लड़कियों ने उस कार को चूम चूम कर अपनी लिपस्टिक से उसका रंग ही बदल दिया था। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का कोई अवास्तविक या कह लें अतिशयोक्ति वाला सीन है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 70 के दशक के भारत में एक आम मंगलवार की घटना हुआ करती थी। तो इस विशेष और गहन चर्चा में सुनने वालों का स्वागत है जी। और आज हमारे पास जो दस्तावेज, पुराने नोट्स और चश्मदीदों के संस्मरणों का जो पुलिंदा है, वो हमें बॉलीवुड के स्वर्णिम युग के 2 सबसे बड़े ध्रुवों के बीच ले जाता है। बिल्कुल। एक तरफ राजेश खन्ना, जिन्हें दुनिया प्यार से काका कहती थी, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र, जिन्हें हम ही मैन के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये सिर्फ 2 अभिनेताओं की कहानी नहीं है, ये असल में स्टारडम के 2 बिल्कुल अलग मॉडल्स की एक बहुत गहरी स्टडी है। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे उस दौर के जादू और कैमरे के पीछे की कुछ बेहद कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाइयों को सामने लाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब सफलता को किसी एक्सेल शीट या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स में नहीं नापा जाता था। तो फिर सफलता नापी कैसे जाती थी? सफलता नापी जाती थी इस बात से कि आपके बीमार पड़ने पर कितने शहरों में लोग उपवास रख रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक ही इंडस्ट्री में एक ही समय पर रोमांस के किंग का एक ऐसा अलौकिक स्टारडम जो पागलपन की हदों को पार कर गया था, और एक ही मैन की एकदम जमीनी सादगी, दोनों एक साथ कैसे चल रहे थे। एकदम सही सवाल है, क्योंकि मतलब उस चकाचौंध के पीछे इन दोनों दिग्गजों की असल जिंदगी की कहानी क्या थी। 60s और 70s का वो दौर ऐसा था जहां सिल्वर स्क्रीन कोई पर्दा नहीं बल्कि बाकायदा एक मंदिर हुआ करता था, और एक्टर सिर्फ इंसान नहीं होते थे। हाँ, वो भगवान का दर्जा पा चुके थे। और अगर हम स्टारडम के उस पागलपन से शुरुआत करें तो हमारे नोट्स राजेश खन्ना के उस दौर की पुष्टि बहुत ही अजीबोगरीब घटनाओं से करते हैं। लिपस्टिक वाली कार का किस्सा तो शायद सिर्फ एक शुरुआत भर है। बिल्कुल। जब हम दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि जब राजेश खन्ना बीमार पड़ते थे तो दिल्ली और मुंबई के बड़े अस्पतालों के बाहर मीलों लंबी कतारें लग जाती थी। मीलों लंबी कतारें? जी। सिर्फ उनके बीमार होने पर? जी। लोग अपना खाना पीना छोड़कर उनके जल्दी ठीक होने के लिए उपवास रखते थे। बाप रे। और तो और उस दौर की एक बहुत ही मशहूर कहावत हमारे स्रोतों में दर्ज है, ऊपर आका और नीचे काका। ये कहावत ही अपने आप में डरावनी है। मतलब कोई इंसान को सीधा ईश्वर के समानांतर खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक वायरल फीवर था। आज तो किसी को वायरल होना हो तो उसे एल्गोरिदम को हैक करना पड़ता है, पीआर एजेंसियां लगानी पड़ती हैं ना। आज का सिस्टम तो पूरा मशीन ही है। लेकिन काका का वो स्टारडम हवा के जरिए फैलने वाला बुखार था, और वो भी बिना किसी इंटरनेट के। पर मैं ये सोच रही थी कि आजादी के 20-25 साल बाद ऐसा क्या था कि पूरे देश को एक रोमांटिक हीरो की इस कदर लत लग गई। ये मनोविज्ञान काम कैसे कर रहा था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें उस दौर के समाज को समझना होगा। 60 के दशक के अंत में भारत का युद्धों से गुजर चुका था। आर्थिक मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं। हाँ, वो दौर काफी संघर्ष वाला था। तो ऐसे में जो दर्शक सिनेमा घर के अंधेरे में जा रहा था, उसे उस कठोर वास्तविकता से एक एस्केप चाहिए था। राजेश खन्ना ने स्क्रीन पर एक ऐसा नायक पेश किया जो बहुत कोमल था, जो भावनाओं को आवाज दे सकता था, मतलब एक राहत की तरह। बिल्कुल।
उनकी वो टेढ़ी मुस्कान, आंखें झपकाने का अंदाज और किशोर कुमार की आवाज, इस कॉम्बिनेशन ने एक पूरे देश को हिप्नोटाइज कर दिया था। ये महज एक्टिंग नहीं थी, ये एक पूरे राष्ट्र को थेरेपी देने जैसा था। ये बात बहुत हद तक समझ में आती है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पूरी दुनिया एक इंसान के पीछे इस कदर पागल थी, जब बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस से लेकर सड़कों तक सिर्फ काका का नाम गूंज रहा था, तो कोई और टिक कैसे सकता था? यही तो इस कहानी का दूसरा पहलू है। मतलब धर्मेंद्र जैसा एक बेहद सरल इंसान जो पंजाब के एक गांव से आया था, वो इस काका सुनामी में बह क्यों नहीं गया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र ने इस सुनामी से लड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग इकोसिस्टम बना लिया। अलग इकोसिस्टम? वो कैसे? हमारे श्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जहां काका अपनी फिल्मों के चुनाव को लेकर बेहद सतर्क रहते थे, एक एक कहानी और डायरेक्टर को माइक्रो मैनेज करते थे ताकि उनका सुपरस्टार वाला आभामंडल बना रहे। हाँ, वो तो परफेक्शनिस्ट माने जाते थे। वहीं धर्मेंद्र का रवैया इसके ठीक उलट था। वो फिल्मों को किसी अरणनीति के तहत नहीं बल्कि रिश्तों के तहत साइन करते थे। रुकिए, ये तो व्यावसायिक नजरिए से बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला लगता है। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। मतलब बॉलीवुड जैसी जगह जहाँ गला काट प्रतिस्पर्धा है, जहाँ एक फ्लॉप फिल्म आपका करियर खत्म कर सकती है, वहाँ कोई सिर्फ रिश्तों के आधार पर फिल्में कैसे साइन कर सकता है? क्या इससे उनका करियर दांव पर नहीं लग रहा था? कागज पर तो ये बिल्कुल ही खराब रणनीति लगती है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अगर कोई निर्माता दोस्त आधी रात को धर्मेंद्र के दरवाजे पर आकर रोने लगे कि वो आर्थिक मुसीबत में फंसा है, तो धर्मेंद्र बिना कहानी सुने और अक्सर बिना अपनी पूरी फीस लिए उसकी फिल्म में काम करने को तैयार हो जाते थे। सच में बिना कहानी सुने? हाँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि 70 के दशक का बॉलीवुड आज की तरह कॉर्पोरेट या व्यवस्थित नहीं था। ये पूरी इंडस्ट्री अनौपचारिक कर्ज और आपसी भरोसे पर चलती थी। अच्छा, तो सब कुछ एक दूसरे के भरोसे पर टिका था। बिल्कुल, और धर्मेंद्र का ये रवैया उन्हें एक इन्वेस्टमेंट बना रहा था। उन्होंने जो गुडविल या सद्भावना कमाई वो किसी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बड़ी थी। ओहो, तो ये किसी स्टॉक मार्केट की तरह था। मतलब राजेश खन्ना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले अस्थिर टेक स्टॉक की तरह थे। जब तक वो ऊपर जा रहे थे उन्होंने सबको करोड़पति बना दिया, लेकिन उनके गिरने का खतरा हमेशा बना हुआ था। बहुत सटीक तुलना है। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड की तरह थे। शायद वो हर दिन अखबारों की हेडलाइन ना बने, लेकिन लंबे समय में वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद थे। एकदम सही विश्लेषण है आपका। इसी सादगी ने उन्हें पंजाब का पुत्र बनाए रखा। दर्शकों को उनमें कोई देवता नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई नजर आता था, जो हमेशा साथ खड़ा रहे। जी, यहाँ तक कि राजेश खन्ना, जिनके इर्द गिर्द हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वालों की भारी फौज रहती थी, वो भी व्यक्तिगत रूप से धर्मेंद्र की इस सादगी और इंडस्ट्री में उनकी इस इज्जत का सम्मान करने पर मजबूर थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब ऐसे दो एकदम विपरीत अप्रोच वाले लोग एक ही सेट पर काम करेंगे तो चिंगारियां तो उठेंगी ही, क्योंकि काम के प्रति आपका रवैया आपके व्यक्तित्व का ही आईना होता है। हाँ, ये टकराव होना स्वाभाविक था। हमारे नोट्स में इन दोनों के सेट पर बर्ताव के बारे में क्या जानकारी है? रवैये में तो जमीन आसमान का फर्क था। स्रोत बताते हैं कि राजेश खन्ना का सेट पर घंटों देरी से आना उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका था। वो अपने समय के पाबंद नहीं थे बल्कि समय उनके हिसाब से चलता था। मतलब सबको उनका इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, निर्माता इस बात को मान चुके थे कि काका के साथ काम करना है तो उनके नखरे सहने ही होंगे। दूसरी ओर खेती किसानी के बैकग्राउंड से आए धर्मेंद्र का अनुशासन एकदम मिलिट्री जैसा था। अच्छा, वो समय पर आते थे? हाँ, सुबह जल्दी उठना और समय से पहले सेट पर पहुंचना उनकी पहचान थी। और इन दोनों के बीच का यह कॉन्ट्रास्ट भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म शोले के निर्माण के दौरान बहुत रोचक तरीके से सामने आया। मैं भी इसी पे आने वाली थी। शोले में धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया था, है ना? जी। लेकिन मुझे कहीं पढ़ने को मिला था कि रमेश सिप्पी ने शुरुआत में इन किरदारों के लिए कई बड़े नामों पर विचार किया था। तो मैं ये मानकर चलूं कि शायद राजेश खन्ना के नखरों और देरी से आने की आदतों की वजह से ही उन्हें शोले से बाहर कर दिया गया होगा। नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। दरअसल वीरू के किरदार के लिए धर्मेंद्र ही पहली पसंद थे और उन्हें साइन भी कर लिया गया था। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ था? जब धर्मेंद्र ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें गब्बर सिंह का किरदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। उन्हें समझ आ गया था कि ये नेगेटिव रोल इतिहास रचेगा।
उन्होंने बकायदा रमेश सिप्पी से कहा कि वो वीरू नहीं बल्कि गब्बर बनना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र को गब्बर बनना था? बिल्कुल। फिर ये स्विच कैसे हुआ? क्या डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि उनकी इमेज तो एक हीरो की है? डायरेक्टर के समझाइश से ज्यादा एक और चीज ने काम किया। जब रमेश सिप्पी ने देखा कि धर्मेंद्र गब्बर बनने की जिद पर अड़े हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही चतुर चाल चली। कैसी चाल? उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, ठीक है तुम गब्बर बन जाओ, लेकिन फिर मुझे वीरू के रोल के लिए संजीव कुमार को लेना पड़ेगा। तो इसमें दिक्कत क्या थी? अब यहाँ पेच ये था कि संजीव कुमार भी उस समय हेमा मालिनी को पसंद करते थे और धर्मेंद्र भी। ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है। वीरू के किरदार के सारे सीन्स बसंती मतलब हेमा मालिनी के साथ थे। बिल्कुल। रमेश सिप्पी ने कहा कि अगर संजीव कुमार वीरू बने तो हेमा मालिनी के साथ रोमांस वो करेंगे और गब्बर के रूप में धर्मेंद्र सिर्फ पहाड़ों पर गोलियां चलाते रह जाएंगे। अरे बाप रे। ये सुनते ही धर्मेंद्र ने अपनी सारी कलात्मक भूख, अपनी सारी मेथड एक्टिंग तुरंत किनारे रख दी और कहा कि वो वीरू ही बनेंगे। ये सुनना कितना मजेदार है। मतलब धर्मेंद्र का गब्बर की जगह वीरू चुनना किसी सिनेमैटिक विजन का नतीजा नहीं था, ये पूरी तरह से दिल से लिया गया एक रोमांटिक चेस मूव था। हाँ बिल्कुल, एक आशिक की चाल। लेकिन जब मैं इन दोनों स्टार्स के इस कदर अलग व्यक्तित्व को देखती हूँ, एक जो अपने स्टारडम के नशे में चूर है और दूसरा जो एकदम बिंदास और दिलफेंक है, मुझे लगता है जब ये दोनों किसी महफिल में या किसी फिल्मी पार्टी में मिलते होंगे तो ईगो का टकराव तो तय होगा। वो तो होना ही था। पक्का धर्मेंद्र ने भी कभी राजेश खन्ना की रईसी का मजाक उड़ाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। यही तो वो बिंदु है जो धर्मेंद्र को बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। हमारे पास एक बहुत ही सटीक किस्सा है उस दौर की एक भव्य फिल्मी पार्टी का। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ? कोई और स्टार होता तो शायद अपनी उपलब्धियां गिनाने लगता या बहस करने लगता। बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र ने कोई पलटवार नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? चुपचाप सुन लिया? उन्होंने बड़ी ही शांत मुस्कान के साथ राजेश खन्ना की तरफ देखा और बस एक वाक्य कहा, काका शोहरत तो आती जाती है लेकिन इंसानियत रह जाती है। बस इतना ही? बस, कोई चीख पुकार नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। ये एक वाक्य उनके जीवन दर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। शोहरत तो आती जाती है लेकिन इंसानियत रह जाती है, ये बात कितनी गहरी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताऊंगी। क्यों? जब आप खुद सुपरस्टार हो, आपके पास पैसा हो, तो ऐसी दार्शनिक बातें करना, इंसानियत का ज्ञान देना बहुत आसान होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब वो शोहरत सच में चली जाती है। जब दोनों का वक्त बदला तो क्या वाकई धर्मेंद्र इस बात पर टिके रहे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें उस तंत्र में मिलता है जिसे हम सिनेमा का व्याकरण कहते हैं। 70 के दशक के मध्य आते आते भारतीय समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था वो। जी, 1974 की रेलवे हड़ताल, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़कों पर लोगों में भारी गुस्सा था और ऐसे में दर्शक सिनेमा घर में जाकर वो नरम कोमल रोमांस नहीं देखना चाहता था। उसे अपना गुस्सा स्क्रीन पर निकालते हुए कोई चाहिए था। बिल्कुल। और यहीं से एंट्री होती है एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की, और इसी के साथ राजेश खन्ना का वो रोमांस वाला बुलबुला फूट गया के पतन का कारण बना। रातों रात सिनेमा की मांग बदल गई और राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में आ गए। जो इंसान कल तक भगवान था, उसकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो भीड़ जो कल तक कार चूमती थी वो गायब हो गई। हाँ, स्टारडम जब छिनता है तो जो सन्नाटा पीछे छूटता है वो बहुत खौफनाक होता है। राजेश खन्ना भयानक अकेलेपन का शिकार हो गए थे। तो उस भयंकर क्रैश में धर्मेंद्र ने खुद को कैसे बचाया? वो भी तो उसी दौर के स्टार थे। धर्मेंद्र इसलिए बच गए क्योंकि वो पहले से ही एक एक्शन हीरो, एक ही मैन की छवि कर चुके थे। जब रोमांस का दौर खत्म होकर एक्शन का दौर शुरू हुआ तो धर्मेंद्र उसमें बिल्कुल फिट बैठे। मतलब उन्होंने समय के साथ खुद को बदल लिया। हाँ, वो बदलते वक्त के साथ आसानी से ढल गए। लेकिन इन सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात जो हमारे स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि जब राजेश खन्ना अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, बीमार, कमजोर और एकदम अकेले, हाँ, तब उस खालीपन को भरने के लिए जो इकलौता इंसान अक्सर उनके घर जाता था वो धर्मेंद्र थे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जिस इंसान को काका ने अपनी रईसी दिखाई थी, आखिर में वही उनके बिस्तर के पास बैठा था। जी, धर्मेंद्र वहां किसी प्रतिस्पर्धी या किसी सुपरस्टार से मिलने नहीं जाते थे। वो अपने उस पुराने साथी से मिलने जाते थे जिसके साथ उन्होंने एक पूरा युग देखा था। ये बहुत बड़ी बात है। स्रोत बताते हैं कि उन आखिरी मुलाकातों में
दोनों घंटों तक पुराने दिनों की बातें किया करते थे। वो दिन जब स्टूडियो के बाहर वो मीलों लंबी लाइनें लगती थीं, वो दीवानगी, वो पागलपन। वो सुनहरे दिन याद करते होंगे। और एक दिन बातचीत के दौरान धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना से कुछ ऐसा कहा जिसने काका के उस टूट चुके आत्मविश्वास को आखिरी बार फिर से जोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा? धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना की आंखों में देखकर कहा, काका तुम जैसा करिश्मा ना किसी के पास था और ना कभी होगा। और हमारे नोट्स बताते हैं कि ये सुनते ही उस बीमार सुपरस्टार की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो चमक जो शायद उनकी उस पुराने अलौकिक स्टारडम की आखिरी गवाही थी। बिल्कुल। ये किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। पर्दे के पीछे की ये असलियत हमें बताती है कि जहां डायरेक्टर कट बोलता है, उसके बाद ये लोग सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। सही बात है। जिसने पूरी जिंदगी अनुशासन रखा और ये माना कि शोहरत से बड़ी इंसानियत है, वही इंसान अंत में उस व्यक्ति का सहारा बना जो कभी इस पूरी दुनिया का खुदा हुआ करता था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें ये समझना होगा कि इन दोनों ने अपनी अपनी तरह से बॉलीवुड का इतिहास लिखा है। इन दोनों की विरासत हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती है। किस तरह के रास्ते? एक रास्ता हमें सिखाता है कि कैसे एक पूरे देश को सम्मोहित किया जा सकता है, कैसे बेइंतहा प्यार पाया जा सकता है। और दूसरा रास्ता हमें सिखाता है कि अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो चाहे बॉक्स ऑफिस की कितनी भी बड़ी आंधी आए, आप खड़े रह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्षों को एक जगह समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, सफलता पाने के और उसे जीने के कई तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। एक वो जो तूफान की तरह आता है, जिसमें जुनून है, नशा है और जिसका पतन भी उतना ही तेज और दर्दनाक है। और दूसरा तरीका वो है जो जमीन से जुड़ा रहता है, जिसमें ठहराव है, जो रिश्तों के अर्थशास्त्र पर चलता है और जो अंत तक एक अच्छे इंसान के रूप में प्रासंगिक बना रहता है। और देखिए, ये बात आज के युग में पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां अटेंशन इकोनॉमी ही सब कुछ है। हर कोई किसी भी तरह से बस ध्यान आकर्षित करना चाहता है। हाँ, सब वायरल होना चाहते हैं। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है कि प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल वैल्यूज, मतलब व्यावसायिक सफलता और व्यक्तिगत मूल्य, ये दोनों अलग अलग पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। आप करियर में माउंट एवरेस्ट पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपके साथ खड़े रहने के लिए सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके साथ आपने इंसानियत का रिश्ता रखा होगा। बिल्कुल। जब आपकी वो सफेद कार पुरानी हो जाती है, जब अस्पतालों के बाहर आपके लिए उपवास रखने वाली वो भीड़ गायब हो जाती है, तब एक खाली कमरे के सन्नाटे में जो एक पुराना दोस्त आपके पास बैठकर आपकी तारीफ करता है, वही आपकी जिंदगी की असली कमाई होती है। एकदम सही कहा आपने। इस कहानी ने स्टारडम को देखने का नजरिया वाकई काफी हद तक बदल दिया है। और इसी के साथ हम इस लंबी और गहरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं जी। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार सामने रखना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जो इन नोट्स को पढ़ने के बाद से लगातार मुझे परेशान कर रहा है। वो क्या है? हमने शुरुआत में बात की थी कि 70 के दशक में कैसे एक एक्टर को भगवान माना जाता था, क्योंकि तब उनके इर्द गिर्द एक रहस्य था। दर्शक उन्हें सिर्फ पर्दे पर या किसी मैगजीन के कवर पर ही देख पाते थे। उनका एक दर्शन पाना चमत्कार लगता था। हाँ, वो मिस्ट्री ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। लेकिन आज के इस दौर में आज हर सितारे की जिंदगी सोशल मीडिया पर एक खुली किताब है। वो सुबह क्या खा रहे हैं, किस जिम में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर कौन से कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। रहस्य या मिस्ट्री नाम की कोई चीज अब बची ही नहीं है। ये तो है। तो सवाल ये है, इस 24 घंटे की ओवर एक्सपोज्ड दुनिया में क्या हम भविष्य में कभी किसी कलाकार के लिए वैसा अलौकिक, रहस्यमयी और ईश्वर जैसा क्रेज देख पाएंगे जैसा राजेश खन्ना के लिए था? या फिर स्टारडम का वो जादुई, सम्मोहित कर देने वाला युग अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? ये वाकई में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलने, इन पुरानी यादों और इस अनसुने इतिहास को खंगालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें। धर्म जी। हम सफर मेरे हम सफर। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हें किसी से प्यार नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। दाग लगता रहे।